नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बिहार के इंग्लिश मीडियम यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार फिर से मैं आपका प्यारा सा शिक्षक जी के सर आप सभी के सामने आ गया हूं लेकर के सॉल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और सारे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर हम लोग का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए भैया आपकी डिमांड को देखते हुए एनसीईआरटी को पूरा हल कराने का मैंने जिम्मा उठा लिया और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं लेकर के सॉल्यूशन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कह सकते हो जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका ये दिखता है। अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा, डिफाइन द टर्म ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टर्म को क्या करना है भाई, डिफाइन करना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सॉल्यूशन होता क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, कितने तरीके के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं। फिर उसके आगे लिखा है राइट, उसके बाद लिखा है ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आपको क्या करना है, एग्जांपल की सहायता से जितने भी टाइप के सॉल्यूशन हैं उनको समझाने हैं। तो हम सभी को पता है जो सॉल्यूशन होता है बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम सोल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट बहुत कम क्वांटिटी में है उसे सोल्यूट कहा जाता है, जो एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अगर हम फेज की बात करते हैं तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से टाइप्स हैं आइए यहाँ पे डिस्कस करें। जब आपको क्वेश्चन आ जाए ये एग्जाम में तो भाई इसको कैसे लिखना है, तो लिखने का तरीका यहाँ पे मेंशन किया गया है। सबसे पहले आपको आंसर लिखना है, फिर आगे लिखना है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कह रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इसमें एक ही सोल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। जब कोई भी सॉल्यूशन एक ही सोल्यूट और एक ही सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो कह रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट टू कंपोनेंट, एक क्या है बेटा सोल्यूट है, दूसरा होता है सॉल्वेंट। कह रहे हैं द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्जर प्रोपोर्शंस, जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट क्या होता है स्मॉलर प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं सोल्यूट। कह रहे हैं टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कह रहे हैं सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड 9 टाइप्स। कितने टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हो बेटा, टोटल 9 टाइप्स में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। वो 9 टाइप्स कौन कौन से हैं बेटा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आप देख लो। पहला, जब सोल्यूट हमारा गैसियस स्टेट पे हो और सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो बेटा, गैसियस स्टेट पे प्रेजेंट हो, तो ये एक तरीके का सोल्यूशन बनेगा गैस का गैस के साथ, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन बोले तो O2 भी गैस है और N2 भी गैस है, इन दोनों का मिक्सचर ले लोगे तो भी एक सोल्यूशन बनेगा। वो सोल्यूशन किसका होगा, गैस का गैस के साथ सोल्यूशन बन जाएगा। उसी तरीके से लिक्विड का गैस के साथ सोल्यूशन बन सकता है, जैसे वाटर वेपर इन एयर। जब हमें पता है पानी की बात करते हैं तो पानी क्या होता है भाई, लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एयर होता है। एयर और पानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जो सोल्यूशन बनता है उसे कहते हैं वाटर वेपर इन एयर। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद द नाइट्रोजन गैस, जो क्लोरोफॉर्म है और नाइट्रोजन गैस के साथ जब मिक्स करोगे तो जो भी सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड और गैस का होगा। इसी तरीके से सॉलिड और गैस का एग्जांपल बनेगा कैंफर वेपर इन द नाइट्रोजन गैस। कैंफर का मतलब कपूर, कपूर में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है। जब इसको हम हीट करते हैं या बर्न करता है तो इससे नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। इसका मतलब ये भी एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी तरीके से गैस का लिक्विड के साथ भी हो सकता है। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो वाटर में डिजॉल्व होती है, जो कि एग्जाम्पल होता है गैस और लिक्विड सोल्यूशन का। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड और लिक्विड सोल्यूशन बनता है, जैसे एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, जो एथेनॉल होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है। एथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, इस तरीके से लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है। आगे बात करेंगे तो सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल देखो, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, जैसे हम चीनी को क्या करते हैं पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो भी एक टाइप का सोल्यूशन बनता है, जो कि जिसमें क्या होता है सॉलिड हमारा सोल्यूट होता है और सॉल्वेंट क्या होता है लिक्विड फेज में होता है। इसी तरीके से गैस और सॉलिड की बात करते हैं तो कह रहे हैं सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडिनम, जो पैलेडिनम सरफेस होता है उस पर हाइड्रोजन गैस का जो एब्जॉर्प्शन होता है बेसिकली किस टाइप का सोल्यूशन बनता है, गैस और लिक्विड का बनता है। इसी तरीके से लिक्विड और सॉलिड का भी एग्जांपल बन सकता है। एग्जांपल के बेस पे इसको कह सकते हो एमलगम ऑफ मर्करी विद द सोडियम
और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सॉलिड एंड सॉलिड सोल्यूशन भी बन सकता है, जैसे कॉपर डिजॉल्व होता है जब गोल्ड में, तो एक तरीके से मेटल अलॉय बनता है, जो कि एग्जांपल होता है सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन का। ठीक है, तो ये टोटल 9 टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। क्लियर हो गए? तो पहले क्वेश्चन का आंसर इतना ही देना है भाई कि जो सोल्यूशन होता है वो एक हेमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कम से कम 2 कंपोनेंट होते हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी में होता है। जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट बोलोगे, जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसे हम सोल्यूट के नाम से जानेंगे। अगर सोल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो फिजिकल स्टेट पे टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और वो 9 टाइप के सोल्यूशन ये हैं, और इनके एग्जाम्पल बेटा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। सारे बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सारे बच्चे जल्दी से इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ गया है, देखो एनसीईआरटी का ही सेकंड क्वेश्चन अपने सामने आया है, इसको बड़ा प्यार से पढ़ना है। कह रहे सपोज अ सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म्ड बिटवीन टू सब्सटेंस। सपोज करो कि आप एक सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करते हो, कितने एक सब्सटेंस को मिलाकर के, 2 सब्सटेंस को। वन हुज पार्टिकल आर वेरी लार्जर एंड अदर हुज पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ऐसा एज्यूम करो कि आपने जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाया सॉलिड सॉलिड का, उसमें एक सॉलिड के पार्टिकल बहुत बड़े हैं और दूसरे पार्टिकल बहुत छोटे हैं। तो कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी, ये किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा बताना है। तो बेटा देखो सॉलिड सॉलिड के साथ अगर आप जोड़ते हो ना, तो जब बड़े बड़े पार्टिकल आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट होते हैं। मैंने पहले चैप्टर में बताया था जो स्पेस क्रिएट होता है इसको कहते हैं इंटरस्टेशियल। क्या नाम देते हो बेटा, इंटरस्टेशियल स्टेट। क्या नाम देते हो, इंटरस्टेशियल स्टेट। तो इस टाइप के जो सॉलिड बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टेशियल सॉलिड्स के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है सिंस वन सॉलिड पार्टिकल हैज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर इट विल बी द ऑक्यूपाई इंटरस्टेशियल वाइड्स। ये खाली जगह को वाइड्स बोल दोगे, ठीक है। तो कह रहे हैं the host lattice are the larger particle so it is called interstitial solid। एग्जाम्पल देखो, टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड में जो टंगस्टन होता है उसका साइज बहुत बड़ा है, कार्बाइड का साइज बहुत छोटा है, इसलिए जो सॉलिड बनेगा वो बेसिकली कैसा होगा, इंटरस्टेशियल सॉलिड के नाम से जाना जाएगा। दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड, एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये आप दे देना, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का भी हल आप सभी को मिल गया, बोलो भाई मिल गया कि नहीं मिल गया, क्लियर हो गया। चल भाई आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नया क्वेश्चन अपने पास आया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। पहला टर्म है मोल फ्रैक्शन, दूसरा टर्म है बेटा मोलेलिटी, तीसरा है मोलेलिटी, चौथा है मास परसेंटेज। ये 4 टर्म ऐसे हैं जिनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो भैया हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले टर्म की तरफ चलेंगे, मोल फ्रैक्शन की। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता क्या, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन इज द component of the solution is the ratio of the moles that component and the total number of moles present in the solution। कहने का मतलब क्या है, ये एक टाइप का रेशियो है, किसके किसके बीच का रेशियो है, कि कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का जो रेशियो होता है उसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका फार्मूला मैंने बता रखा है। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, कंपोनेंट। कंपोनेंट में कुछ भी हो सकता है बेटा, सोल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन, मोल्स इन क्या बेटा, सॉल्यूशन। इनका जो रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन होता है। प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है। मान लो आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, मान लो आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसके 2 कंपोनेंट है ए और बी। ए को हम एज्यूम करते हैं सोल्यूट है और बी को एज्यूम कर लेते हैं बेटा क्या है, सॉल्वेंट है। मान लो इस सॉल्यूशन में ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने, Na, और बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, Nb। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन देखें तो आपको क्या लिखना है, Na प्लस Nb। क्या लिखना है बेटा, Na प्लस Nb। अगर मोल फ्रैक्शन आपको सोल्यूट का निकालना पड़ जाए, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना जाए, सोल्यूट का। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन को एक्सेस से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Na, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है, Na प्लस Nb से डिवाइड करना है। इसी तरीके से बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या करना है बेटा, डिवाइड कर देना है। ये क्या हो गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया बेटा, सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो ना यार, क्लियर है, नोट कर लो। ये तो बात हो गई मोल फ्रैक्शन की। अच्छा सबसे खास बात, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है भाई, अब तुम्हारे मन में ये भी बात आई होगी, तो इसके पीछे का रीजन समझो। ऊपर भी क्या है बेटा, मोल है,
नीचे भी बेटा क्या है, मोल। मोल मोल का रेशियो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी है। रेशियो वैसे जनरली ही यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये फिजिक्स वाले सर ने आपको अच्छे से बताया होगा। चल भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, अच्छा इसी में अभी और भी टर्म है बेटा। तो मोल फ्रैक्शन वाला टर्म तो तुम्हारा क्लियर हुआ। सेकेंड टर्म मेरे पास आता है मोलेलिटी। मोलेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोलेलिटी। तो अगर हम मोलेलिटी की तरफ मूव करें तो मोलेलिटी को इंडिकेट करते थे स्मॉल एम से। स्मॉल एम इक्वल टू क्या लिखते थे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन क्या बेटा, केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे लिखते हो बेटा, एन से। वेट ऑफ सॉल्वेंट को किस पे लिखते हो, डब्ल्यू इन केजी में। तो अगर हम बेटा मोलेलिटी की बात करें तो स्मॉल एम बराबर लिखोगे एन अपॉन में डब्ल्यू इन केजी। ये एक फार्मूला बताया था। मैंने कहा ये फार्मूला तब लगाना जब तुम्हें नंबर ऑफ क्या पता हो, मोल्स पता हो। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, मास गिवन है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू इंटू में क्या बेटा, 1000 अपॉन में क्या बताया था, mm इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू क्या हुआ करता था, याद करो याद करो याद करो, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू हुआ करता था मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता था, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट का क्या हो जाता था, मास। mm क्या होता है बेटा, mm इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ क्या हो जाता है बेटा, सॉल्यूट। अगर हम डब्ल्यू केजी की बात करते हैं तो डब्ल्यू कहता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ क्या हो जाता है बेटा, सॉल्वेंट। वेट ऑफ क्या हो जाता है बेटा, सॉल्वेंट। वेट ऑफ क्या हो जाता है बेटा, सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। और mm की बात करते हैं तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। नोट कर लेंगे ये सारे पॉइंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर बेटा तुमसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बेटा इसके यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट बनेगा मोल पर केजी। मोल पर क्या बन जाता है बेटा, केजी। सबको पता है, नोट कर लो, डन। नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे आते हैं बेटा, क्वेश्चन जो होते हैं बहुत छोटे आते हैं। अगर लेकिन हम लोग उसको सॉल्व करें तो, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम अपने से टफ नहीं होती है। प्रॉब्लम बहुत इजी से अपने एग्जाम में आती है। हम उन एग्जाम्स की प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं अगर मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सही तरीका है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। एक दिन पढ़ लेने से कोई टॉपर नहीं बन जाएगा, एक दिन पढ़ लेने से कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, एक दिन पढ़ लेने से कोई किसी चीज पे कमांड हासिल नहीं कर सकता। अगर आप किसी चीज में परिपक्व होना चाहते हैं और उसमें कह सकते हो पारंगत होना चाहते हैं तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर रेगुलरिटी को मेंटेन करना, डेली के डेली काम को करना, ठीक है। अगर डेली के डेली आप काम कर पाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। मोलेरिटी, मोलेरिटी के बाद आता है मोलेरिटी, उल्टा है। यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg था, तो यहाँ सॉल्वेंट ना लेकर के सोल्यूशन ले लो और वेट की जगह पे क्या ले लो, वैल्यूम। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं उसी को मोलेरिटी कहते हैं। तो देखो अगर हम बेटा मोलेरिटी की बात करें तो मोलेरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है, उसे स्मॉल एम से लिखते थे, इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। और मोलेरिटी इक्वल टू फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूशन इन किसमें बेटा, लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स को एन से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वीएल से लिखते हैं। मोलेरिटी का फार्मूला m बराबर n अपॉन में वीएल हो जाएगा। अगर बेटा ग्राम मास दिया जाए तो फार्मूला चेंज होगा, ये लिखोगे w अपॉन में mm इंटू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ml में दिया जाएगा बेटा तो 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे w फिर से होगा, दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट। mm क्या हो जाएगा, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, v की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है बेटा, सॉल्यूशन। नोट कर लेंगे सारे बच्चे।
सारे के सारे बच्चे इसको नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। चल भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन, अच्छा इसी में एक टॉपिक और बाकी है, मास परसेंटेज। कह रहे हैं इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना भी सोल्यूट का मास प्रेजेंट है वही उसका मास परसेंटेज है। जैसे 10%, 10% का मतलब क्या हो गया, 10% सोल्यूट का मतलब हो गया कि 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम क्या है बेटा, सोल्यूट है। सिंपल सा मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अगर अल्कोहल और वाटर की बात करते हैं तो अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH और वाटर का फार्मूला होता है HOH। अब आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं, व्हाट डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। वाटर और अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन काम करता है, रोल निभाता है। तो कह रहे हैं अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन इंटरेक्शन बिटवीन द अल्कोहल एंड वाटर सो द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इट इज द बीकर देन द वाटर एंड वाटर, जो कि वाटर से क्या होती है, बीकर, एंड अल्कोहल से बीकर होती है। सो द पॉजिटिव डेविएशन, अब आपको मैंने कहा था कि अगर इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इस तरीके से वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब भी किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है तो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है, ऐसा राउल्ट्स ने बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल और वाटर में इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है। इंट्रा होता तो ज्यादा प्रभावी होता, इंटर है इसलिए बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन को क्या करेगा, शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन शो द राउल्ट्स लॉ, एस्केप द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द वेपर फेज। ठीक है, वेपर फेज में एस्केप करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होगी, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अगर तुमसे कोई कहता है बेटा ऐसा कि मेरे पास दिया है C2H5OH दैट इज एथेनॉल, साथ में दिया है वाटर, पूछा जाए किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा या फिर बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, तो आप ऑलवेज बताओगे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। किसकी वजह से शो करेगा, तो ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, नए क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहे हैं व्हाई डू गैसेस आर nearly always tend to the less soluble in liquid as well as temperature is raised। कह रहा है जो गैसें होती हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रेज करते हैं वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों हो जाती है। तो बेटा हमने बताया था कि एज टेम्परेचर ऑफ गैसेस सॉल्यूशन इन लिक्विड इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल इंक्रीजेस। जब आप क्या करोगे, किसी गैस की टेम्परेचर को रेज करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो, और जब तुम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो स्केप आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन से स्केप आउट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जब वो लिक्विड से बाहर निकल गया तो क्या उसमें डिजॉल्व होगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आप सिंपल समझो में ये समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट क्लियर है। चल भाई आगे बढ़े, आगे की तरफ मूव करते हैं। नया क्वेश्चन है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन द इंपॉर्टेंस एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको बताना है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, अगर मेरे पास कोई लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें कोई गैस आप ऐड कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती चली जाएगी। तो हेनरी लॉ स्टेट दैट द प्रेशर ऑफ गैस ओवर अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, P इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, KH इंटू में X, या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, सॉल्युबिलिटी, क्या हो जाता है, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को अब देखो बेटा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन के टर्म में। किससे बेटा डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
और मोल फ्रैक्शन को हम किससे लिखते हैं बेटा, एक्स से। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। पर्सनालिटी सिंबल हटाओगे, एक नया कांस्टेंट जोड़ोगे, दैट इज KH इंटू एक्स। अब यहाँ पे P क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, अप्लाइड पार्शियल प्रेशर। ये अप्लाइड क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर होता है। KH क्या होता है, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, हेनरी कांस्टेंट। एक्स क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या होता है बेटा, दैट इज मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। अब बेटा यहाँ से एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर में आपने क्या लिखा है, KH इंटू एक्स। अगर मैं KH निकालूं तो KH बराबर में P अपॉन में x करोगे। अब यहाँ से KH और x को रिलेट करेंगे तो हमें पता चला कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे KH घटेगा। और x किसको इंडिकेट करता है बेटा, x इंडिकेट करता है, x बोले तो मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन इंडिकेट करता है सॉल्युबिलिटी को। किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। और हेनरी कांस्टेंट KH क्या होगा, डिक्रीज। इसके कहने का मतलब सिंपल सा इतना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करेंगे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है। और मैंने अभी देखा कि जैसे जैसे KH बढ़ेगा, अरे यार ये गलत बोला हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अभी आपने देखा जैसे जैसे KH बढ़ेगा वैसे भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब टेम्परेचर और KH एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू अपने आप क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसके एप्लीकेशन की बात कर लें तो इसका एक ही एप्लीकेशन है, टू मेक द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल मोर एंड मोर रिच CO2। जितना ज़्यादा हमें CO2 इसमें डिजॉल्व करना होता है उतना हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, CO2 को इसको डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं, सील करते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT के थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको बेटा जरूर नोट कर लें अपनी कॉपी में। मिलते हैं बेटा इसके अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।